लालू प्रसाद यादव एक राजनीति का ऐसा नाम बन चुका है जिसको सुनते ही कुछ लोग तो इस नाम को गालियां देने लगते हैं, वहीं कुछ लोग इसको लालू प्रसाद यादव को एक मसीहा के रूप में देखते हैं। एक आदमी खड़ा होता है जहाँ पर जिस समाज में अपर कास्ट का इतना बड़ा डोमिनेंस था, ऊंची जातियों के लोग कोई वोट बैंक की तरह नीची जात के लोगों को ऊंची जात के इस्तेमाल करते थे, वही सत्ता में आते थे, उन्हीं के पास में पद हुआ करते थे। एक आदमी खड़ा होता है और क्रांति खड़ा कर देता है। ओबीसी जैसी कास्ट को जिन दबी कुचली हुई माइनॉरिटी जी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है और वो खुद अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाते हैं सिर्फ एक आदमी की वजह से, जिसका नाम था लालू प्रसाद यादव। तो इस वीडियो के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि लालू प्रसाद यादव के बिहार की पॉलिटिक्स में क्या योगदान था, उन्होंने क्या बिहार की पॉलिटिक्स की ओबीसी कास्ट के लिए क्या काम किए, पार्टिकुलर माइनॉरिटी और दलित के फेवर में कौन सी ऐसे डिसीजन लिए, ऐसी स्कीम चलाई जिनके तहत उनको फायदा हुआ। वहीं हम साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके चाहे वो चारा घोटाला जैसे आरोपों के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। आपके लिए तो प्रिय है लेकिन हमारे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है। लालू प्रसाद यादव को समझने से पहले मैं आपको एक टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। दरअसल बिहार के अंदर कास्ट बेस्ड अगर जाति के आधार पर राजनीति की बात की जाए तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। दरअसल एक 1990 से पहले की राजनीति बिहार की और 1990 के बाद में बिहार की राजनीति। दरअसल 1990 के पहले क्या होने लग रहा था, हर बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती थी, तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का दबदबा बिहार के इलेक्शंस में रहता था। और फिर कांग्रेस पार्टी के साथ में एक और सबसे बड़ी वजह थी, वो थी अपर कास्ट के लोग, जो ऊंची जातियों के लोग थे वही चुनाव लड़ते थे, उन्हीं को टिकट मिलता था, वही अपने रिप्रेजेंटेशन और पूर्ण बहुमत के साथ में हर बार चुनाव जीत जाते थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया कि जितने दबे कुचले लोग हैं, माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक लोग हैं और ओबीसी से किसी को रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा था कांग्रेस से। लेकिन 1990 के बाद में एक बदलाव आता है। 1990 के बाद में कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन शुरू होता है, कांग्रेस के वोट बैंक में गिरावट आती है और अपर कास्ट का डोमिनेंस था, जो ऊंची जातियों का वर्चस्व था, उसमें भी गिरावट आती है और वो खत्म हो जाता है। एक वक्त पे ये आता है 1990 के बाद में ओबीसी पॉलिटिक्स थी, ओबीसी लीडरशिप, ओबीसी के नेतृत्व को ऊंची जाति के लोग हैं वो स्वीकार करते हैं और उन्हीं के साथ में मिलकर के काम करना बेहतर समझते हैं, न कि खुद पावर सत्ता के लिए दावेदार बने रहते हैं। इतना बड़ा चेंज होता है 1990 के पहले। दरअसल इस चेंज की शुरुआत होती है 1974 में, जब सोशलिस्ट लीडर समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण बिहार से एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं कांग्रेस सरकार के खिलाफ में। 1976 में इतना बड़ा महाआंदोलन, वो स्टूडेंट लीडर्स छात्रों को लेकर के सड़कों पर आक्रोश, और बिहार के अंदर ये आंदोलन बहुत बड़ा होता चला जाता है। कांग्रेस पार्टी के करप्शन, भ्रष्टाचार और इंदिरा गांधी के तानाशाही शासन के खिलाफ में ये आंदोलन बढ़ता ही चला जाता है। 1974 में ही लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं एज अ स्टूडेंट लीडर। 1978 में बिहार के अंदर जनता दल की गवर्नमेंट थी, जिसके मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, जो एक कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर देते हैं 1978 में। दरअसल इस कमीशन का नाम था मुंगेरी रिपोर्ट कमीशन। दरअसल ये मुंगेरी कमीशन ने ये कहा था कि ओबीसी जो कास्ट है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं, उनको दो हिस्सों में बांट दिया जाए, उनको बाइफरकेट कर दिया गया। दरअसल दो हिस्सों में ऐसे ओबीसी के अंदर दो कास्ट मान ली गई, एक तो ओबीसी और एक मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एमबीसी। दरअसल इसके अंदर वो जातियां थीं जो ओबीसी के अंदर कुछ अपर जातियां थी, कुछ जिनके पास में कुछ उनका विकास हो चुका था, उनका काफ़ी हद तक उनके पास में संसाधन थे, वो जातियां थी। लेकिन ओबीसी के अंदर काफ़ी बैकवर्ड कास्ट थी, बहुत ही निचले स्तर पर जातियां थी, वो एमबीसी के अंदर शामिल किया गया था, जिनके अंदर तक राजनीतिक लाभ अभी तक पहुंच नहीं पाया था। इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट जब उन्होंने किया, तब उन्होंने इन ओबीसी के अंदर इन जातियों को रिजर्वेशन देने की बात कही। दरअसल इस रिजर्वेशन के खिलाफ में जो उच्च जाति के लोग थे, कुछ ओबीसी के लोग थे, उन्होंने इस स्कीम का, इस तरह से इस योजना का उन लोगों ने विरोध किया काफ़ी बड़े स्तर पर। विरोध होने पर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर को रिजाइन करना पड़ा। अब रिजाइन करते ही जनता दल पार्टी की एक तरह से छवि खराब हो चुकी थी बिहार के अंदर, क्योंकि उन्होंने इस तरह से एक तरह से बने हुए सिस्टम के खिलाफ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। इसी वजह से फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं।
पूरा देश जल उठा था। इसी 1990 में आता है मंडल कमीशन, लेकिन मंडल कमीशन के अंदर ये बात कही थी जो ओबीसी कास्ट है उसको 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट पोस्ट के अंदर। जितनी भी सुविधाएं हैं सरकारी सेवाओं के अंदर 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। इसके खिलाफ में काफ़ी पूरे देश में बड़े अमाउंट पे लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट होने लग रहे थे। यानी लोग सड़कों पे जी जान गंवा करके बैठे हुए थे। स्टूडेंट इतने भयानक तरीके से आंदोलन करने लग रहे थे कि अपनी जान को देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। लेकिन सरकार ने भी इस फैसले पर अड़िग थी। इस रिपोर्ट को, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वापस करने के लिए सरकार राजी नहीं थी। सरकार अड़ी रही। इसमें लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार जैसे लीडर्स थे, वो उनको फ़ायदा हो रहा था। वो इस मंडल कमीशन की जो उसके फेवर में वो एंटी मंडल जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, उनके खिलाफ में उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे थे कि जो इसके खिलाफ में अपनी आवाज़ें उठा रहे थे। वो उनका मानना था कि ओबीसी को हमेशा से दबाया गया है, उनको रिजर्वेशन के तहत राजनीति के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट सेवाओं के अंदर, जिससे उनका नेतृत्व आने समाज की मुख्य धारा में वो भी आ सकें। लेकिन ये उच्च जातियों के लोगों को नकारा नहीं था, क्योंकि अगर 27% रिजर्वेशन उनको मिलता तो उनका रिप्रेजेंटेशन जो उनका एक तरह से वर्चस्व था सरकारी विभागों के अंदर, राजनीति के अंदर, वो ख़त्म होने की कगार पे आ जाता। इसलिए वो अपनी जी जान से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे इस मंडल कमीशन के खिलाफ में, लेकिन उनकी नहीं चली। मंडल कमीशन आखिर लागू हो ही जाता है। 1977 में लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनको जीत करके वो अपने समय के 29 साल की उम्र में यंगेस्ट पार्लियामेंट्रियन बन जाती। लेकिन 1980 के चुनावों से पहले ही वो विभाजन हो चुका था। जनता पार्टी के सेकुलर ग्रुप को राजनारायण नेतृत्व कर रहे थे, उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। 1980 में वो लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। इस हार के बाद में वो अपना फोकस करते हैं बिहार की स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर। दरअसल 1980 में और 1985 में वो लगातार बिहार विधानसभा के अंदर चुनाव जीत करके आ जाते हैं और 1990 तक वो बिहार के एक पॉपुलर, एक प्रसिद्ध नेता बन करके उभरते हैं। 1990 की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने अपना समर्थन दिया और समर्थन दे करके वो बिहार के सबसे प्रसिद्ध नेता बन जाते हैं। 1990 में जनता पार्टी की सरकार बनती है बिहार के अंदर और लालू प्रसाद यादव को पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता। अब हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जनता पार्टी आखिर बिहार के अंदर जीत कैसे हो गई 1990 में। दरअसल 1990 में जीत इसकी वजह से हुई थी। 1989 में भागलपुर के अंदर हिंदू मुसलमान के दंगे भड़क जाते हैं और इस दंगे में जो मुसलमान वोट बैंक थे कांग्रेस के, वो उसके खिलाफ काम करने लगते हैं और वो जनता पार्टी को अपना सपोर्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहीं पे अपर कास्ट की बात करें तो अपर कास्ट के जो लीडर्स थे उनको भी कांग्रेस से सपोर्ट करते थे और इस मंडल कमीशन की वजह से उनको जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं और जनता पार्टी को सपोर्ट न करने के कारण वो जनता पार्टी एक तरह से ओबीसी पॉलिटिक्स की एक तरह से पावर बैंक की तरह, वो पावर हाउस की तरह इस बन करके पार्टी सामने आती है और जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हो जाती है। यहाँ पर बिहार के कास्ट रेशियो की बात करें तो यहाँ पे यादव की जनसंख्या है बिहार की टोटल जनसंख्या के 15% है और वहीं कुर्मी और पोरीज की बात करें तो वो 11% है और दूसरी ओबीसी की जातियाँ वो उनकी जनसंख्या 24% है और मुसलमान की यहाँ की कुल आबादी के 17% है। वहीं हम दूसरे फैक्शन की बात करें तो वो अपर कास्ट की बात करें तो उसमें राजपूत 5% है, ब्राह्मण 5% है, कास्ट 4% है और दूसरी अपर कास्ट ऊंची जातियां हैं उनकी केवल 1% जनसंख्या है। यह बिहार की कास्ट रेशियो है। इसी के अंदर पूरी पॉलिटिक्स घूमने लगती है और इसी के जिस पार्टी के समर्थन में जिस जाति के वोट बैंक आ जाते हैं वही बिहार का मुख्यमंत्री बन जाता है। 1995 में जनता पार्टी के अंदर स्प्लिट आ जाते हैं, जनता पार्टी टूट जाती है और बिहार के अंदर वो जनता पार्टी के ही एक लीडर नीतीश कुमार एक समता पार्टी बनाने में सफल होते हैं और वो बीजेपी के साथ में अलायंस बना लेते हैं अपनी खुद की पार्टी बना करके और 1995 में दोबारा से इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे फिर दोबारा से लालू प्रसाद यादव को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर बनते ही नीतीश कुमार 1995 के जो वोट पड़े थे उसमें एक अच्छा रिजल्ट तो नहीं बना पाई, सरकार भी नहीं बना पाई, लेकिन उनका सबसे बड़ा रोल था वो था अपर कास्ट और बैकवर्ड कास्ट की पॉलिटिक्स को उन्होंने बैकवर्ड में शिफ्ट कर दिया था। दरअसल जो ऊंची जातियां और निम्न जातियों के बीच में जो ऊंची जाति के लोग खड़े होते थे उनको वोट नीची जाति के देने जाते थे, उस पर पॉलिटिक्स चलती थी बिहार की। लेकिन 1995 के बाद में जो अपर कास्ट और बैकवर्ड कास्ट ओबीसी के अंदर ही एक तकरार आ जाती है और उनमें दरार टूट करके ये दोनों अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ाइयाँ लगने लगती हैं। जैसे एक ही घर में दो दरारें पड़ जाती हैं नीतीश और लालू प्रसाद यादव में। बाद में यहाँ पे लालू को 1997 में सीबीआई अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ जारी करती थी जिसकी वजह से उनको सीएम पोस्ट रिजाइन करना पड़ता है।
रिजाइन करने की वजह से जनता पार्टी के अंदर उनके खिलाफ में दबाव बनाया जाता है और वो उनको पार्टी छोड़ने के लिए विवश किया जाता है और 1997 में वो खुद की पार्टी बनाते हैं और जिसका नाम राष्ट्रीय जनता दल रख देते हैं। वहीं 1997 में वो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का सीएम घोषित कर देते हैं। 2000 में फिर दोबारा से इलेक्शंस होते हैं और आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट ओबीसी की वोट बैंक को लेकर के बिहार के अंदर केवल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आती है, जिसके अंदर आरजेडी को जो बिहार के अंदर 37% ओबीसी की वोट बैंक मिली थी। वहीं अगर हम जदयू और बीजेपी अलायंस की बात करें तो उसको केवल 32% वोट ही मिले थे। में फिर दोबारा से राबड़ी देवी जो लालू की वाइफ थी उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है 2000 में। 2005 में फिर इलेक्शंस होते हैं तो इस बार में नीतीश कुमार इस तरह से प्रचार करते हैं और लोग भी कोई कमाना चाहता है उसको भी कमाने नहीं देते। वो हंसाते हैं, ये अच्छा लगता है, लेकिन ये हंसाने की बेला नहीं है। ये हंसते हंसाते 15 साल बीत गया, कुछ हुआ नहीं। The law and order situation in Bihar is not at all, it's very pathetic. In a sense like nobody feels himself safe while he is traveling, especially in the night. 15 साल से बिहार में शासन नाम की कोई चीज नहीं, कोई गवर्नेंस है ही नहीं। सरकार का जो बुनियादी दायित्व है उसको सरकार पूरा करती ही नहीं रही। आप सच पूछे तो ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। इससे लोग उबे हुए हैं, परेशान हैं और बिहार में लोग वोट डालेंगे बदलाव के लिए इसी कारण। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि उनके खिलाफ में कई सारे केस अब तक सामने आ चुकी थी, जिसमें 1997 में पहली बार सीबीआई ने जो केस उनके खिलाफ में रजिस्टर किया था वो था चारा घोटाला। दरअसल चारा घोटाला उन्होंने 950 करोड़ रुपए की घोटाले का उनके ऊपर आरोप लगा था और एक के बाद एक आरोप उनके ऊपर लगते चले जाते हैं। या ये तो राजनीतिक पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकते हैं या ये राजनीति के प्रभाव से एक नेता पर इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं या उन्होंने रियल में किया हो, इसको तो वही जानते होंगे। लेकिन इसके बाद में लालू की छवि बिहार के अंदर गिरती चली जाती है। 2005 में जदयू और बीजेपी की अलायंस की जीत होती है और बिहार में सरकार बनाने में सफल होती है। वहीं ओबीसी वोट बैंक की अगर हम बात करें तो जनता दल, जो समता पार्टी पहले नीतीश कुमार की थी, उसका नाम बदल करके जनता दल यूनाइटेड कर दिया गया था। जदयू और बीजेपी की अलायंस को वहाँ पे बिहार के अंदर 41% ओबीसी की वोट मिलते हैं। वहीं आरजेडी को पिछली बार से 4% कम 33% वोट ही मिल पाते हैं। और 2010 में अगेन बिहार के अंदर इलेक्शंस होते हैं और इस बार भी लालू की छवि एक तरह से भ्रष्टाचारी के नेता के रूप में पेश की जाती है और उनको नीतीश की सरकार आने की वजह से नीतीश ने सबसे बड़ा फोकस किया था वो था ईबीसी, जो एमबीसी कास्ट टीम, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के अंदर उनको राजनीति के रूप में उनको नेतृत्व दिया गया, उनको पार्टी से टिकट दी गई और उनके खिलाफ उनके लिए कई सारी योजनाएं हेल्थ सेक्टर के अंदर उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया और उन्होंने कुर्मी और कोरी की जो वोट बैंक थी ओबीसी को उसको कंसोलिडेशन करने का काम किया वो नीतीश कुमार ने। इसकी वजह से जो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के अलायंस को 2005 की तुलना में और उनके वोट परसेंट ओबीसी के अंदर बढ़ता है और आरजेडी का फिर यहाँ पे वोट बैंक उनका कम ही होता है। 2013 में कुछ वैधानिक मतों के अनुसार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का स्प्लिट हो जाता है, दोनों टूट जाते हैं, उनकी अलायंस जो गठबंधन था वो टूट जाता है। और 2014 में बीजेपी को फायदा इस चीज़ का मिलता है क्योंकि बीजेपी ओबीसी के वोट बैंक में बिहार के अंदर घुस चुकी थी और नीतीश कुमार को घाटा मिलता है। इसलिए नीतीश कुमार 2015 में फिर लालू प्रसाद यादव से गठबंधन करके महागठबंधन की सरकार हाथ पकड़ के भाजपा को भगाने का लड़ाई हमारा। भारत की जनता के सामने मैं साफ साफ बताते रहा हूँ, बोल रहा हूँ आज भी, ये बिहार का चुनाव नीतीश का चुनाव नहीं है, लालू का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव हो रहा है। ये दंगल जो हो रहा है ये फाइनल हो जाएगा यहीं से। The Mahagabandhan defied expectations. Nitish became chief minister and Lalu's son his deputy. सरकार बिहार के अंदर बनाते हैं और जिसके अंदर आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आती है ओबीसी वोट बैंक की। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। 2017 में ये अलायंस दोनों के अंदर गठबंधन टूट जाता है। नीतीश कुमार और
लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और जदयू के बीच का अलायंस टूट जाता है। इसके पीछे ईडी और सीबीआई ने उनके परिवार के खिलाफ में कई सारे केसेस रजिस्टर्ड किए थे, जिसके करप्ट भ्रष्टाचार के आरोप लालू के परिवार के ऊपर लगते हैं। इसकी वजह से ये अलायंस टूट जाता है। 2017 में फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में गठबंधन करके सरकार बिहार के अंदर बनाते हैं। लेकिन इससे पहले 2020 में चुनाव होते हैं बिहार के अंदर, और 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पे सरकार बनाने में सफल हो पाते हैं दोनों मिलकर के। लेकिन फिर भी आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता पार्टी थी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के सबसे बड़ी बिहार के अंदर इकलौती पार्टी जिसके पास में सबसे ज़्यादा विधायक थे वो बनकर के उभर कर के आती है 2020 में। फिर ये अलायंस टूट जाता है नीतीश कुमार और बीजेपी का, और 2022 में नीतीश कुमार और आरजेडी के अंदर अलायंस बनता है, और जिसके अंदर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं बिहार के और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं तेजस्वी यादव। अब इंटरेस्टिंग देखना ये होगा 2024 में ये पार्टियां क्या रिजल्ट लेकर के आती हैं, आरजेडी और जदयू और बीजेपी का क्या डोमिनेंस रहता है बिहार के अंदर। एक बात तो क्लियर है कि अपर कास्ट की पॉलिटिक्स में अब बीजेपी शिफ्ट हो चुकी है। पहले लोगों के पास में एक तरह से ब्लर इमेज थी, बीजेपी को ऐसी पार्टी के रूप में देखा जाता था कि बीजेपी मेनली सब धर्म पार्टी है, यानी कि ये केवल हिंदुत्व पॉलिटिक्स पे चलती है। ये बीजेपी पार्टी को किसी पार्टिकुलर कास्ट से लेकर के कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो रिसेंट टाइम है, जो आज के समय में छवि उभर करके आ रही है, वो बीजेपी की एक तरह से एक मेनली कुछ जातियों को भी फायदा, अपर कास्ट को भी फायदा पहुंचाने को लेकर के छवि जो बीजेपी की बनी है, जिसकी वजह से बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है मुझे लगता है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बिहार के अंदर।